अभी तक कार्यक्रम फाइनल हुआ नहीं है, क्योंकि 11 तारीख तक के लोकसभा है और 8 और 10 तारीख तक के तो अविश्वास प्रस्ताव है, तो शायद 11 तारीख को ना आ पाए। उसके बाद 12 या 13 तारीख कोई तिथि वो देंगे, जिसमें अब हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जांजगीर जिले में उसका कार्यक्रम हो। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के छत्तीसगढ़ के आवासहीनों के जो लगभग 8,19,999 मकान अभी भी केंद्र के द्वारा लंबित किए गए हैं, उसकी शीघ्र स्वीकृत करने की मांग की है। और अभी तक छत्तीसगढ़ में जो आवास स्वीकृत हैं उसके 98% से अधिक राशि को राज्यांश को जमा कर दिया है। तो वैसी स्थिति में यदि ये तत्काल स्वीकृत हो जाएगा तो हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य के जो आवासहीन लोग हैं उनका भला होगा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की लगातार इस मामले में राजनीति करती रही, लेकिन 9 के 9 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के कभी इस मामले में आवाज उठाना जरूरी नहीं समझा। देखिए, लगातार भारत सरकार ने पत्र लिखा, हमने आंदोलन किया, लोकसभा में भी ये मुद्दे उठाए, पर राज्य की ये गरीब विरोधी भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम किया है। अब फिर से चुनाव नजदीक आता देखकर छत्तीसगढ़ के लोगों को भ्रमित करने का काम, धोखा देने के लिए नए नए प्रकार की बात भूपेश बघेल कर रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ की जनता एक बार धोखा खा गई है, बार बार धोखा नहीं खाएगी। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है लेटर पॉलिटिक्स। वैसे तो हम हमेशा अलग अलग मुद्दों पर पॉलिटिक्स देखते रहते हैं, पर लेटर पॉलिटिक्स वो राजनीति का अंग बन गया है जिसमें इसके जरिए बताने की कोशिश होती है कि हमने चिट्ठी लिख दी है, अब उनके उनके पाले में गेंद है, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो वही कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ में। आवास का मुद्दा छत्तीसगढ़ में इन दिनों गरमाया हुआ है, उसे बार बार मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाती रही है। ऐसे में सरकार ने लिख दिया है एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम, और ये पहला पत्र नहीं है। इस पत्र को मिला के अगर पत्रों की गिनती की जाए तो केवल आवास के मुद्दों में ही करीब 1 दर्जन पत्र लिख चुकी है सरकार। ऐसे में आवास योजना अटकी क्यों है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अब राज्य सरकार जो कह रही है कि बाकी जो आवंटित आवास है उसकी राशि केंद्र जल्द से जल्द दे, क्योंकि राज्य ने अपना 80% से अधिक अंशदान दे दिया है। ऐसे में इस दावे की सच्चाई क्या है और क्या है इस राजनीति की हकीकत, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तौकीर रजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्टूडियो में है हमारे। इसके अलावा 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे ऑनलाइन, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अनिल द्विवेदी जी का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ बिलासपुर से रखेंगे अभय नारायण जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का मैंने स्वागत कर लिया है। तो राजनीति का विषय है, खुला हुआ मंच है, लेकिन केंद्र में लेटर पॉलिटिक्स है। पत्रों के माध्यम से बताने की कोशिश है कि हमने जनता के लिए क्या किया, किसने क्या नहीं किया। आवास योजना को लेकर बार बार ये बातें आती है अभय राय जी की राज्य सरकार ने अंशदान नहीं दिया तो केंद्र ने अपना अंशदान रोक दिया। अब चुनाव करीब आ गए हैं तो अब इन अंशदानों के देने की जो गति है वो बढ़ गई है। अंशदान राज्य सरकार दे चुकी है, अब केंद्र से मांग रही है। बताने का मकसद ये है कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा इसलिए आवास रुक गया है, शायद इसलिए ये लेटर पॉलिटिक्स हो रही है। पूरी जानकारी लेटर लिखकर मुख्यमंत्री जी ने पारदर्शी रूप से छत्तीसगढ़ की जनता को बता दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता 9 साल में छत्तीसगढ़ को क्या दिए, और विशेषकर अभी तो 9 सांसद 19 में छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को दिया था। एक भी सांसद एक काम बताने को तैयार नहीं। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, कोई काम नहीं बताएंगे, केवल चुनावी बात करेंगे। अमित शाह जी आएंगे तो पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी ने आईना दिखाया है। सच्चाई बताइए छत्तीसगढ़ की जनता को। ये 16 लाख का हल्ला करते हैं, कहाँ है 21-22 में जो आपने कैंसल किया है 7,81,000 आवास, उसको आवंटित करिए।
राज्यांश हमने जमा कर दिया और राज्यांश जमा करने के बाद केंद्र ने उसको स्थगित कर दिया। केंद्र को डर था कि संपूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पे बात करेगी। इनको मुद्दा ढूंढने के लिए आवास रोकना पड़ता है, इनको मुद्दा ढूंढने के लिए हमारी बोनस की राशि को रोकनी पड़ती है कि अगर आप समर्थन मूल्य से ज्यादा पैसा देंगे तो हम चावल नहीं लेंगे, आपको समर्थन मूल्य ही देना पड़ेगा। ये जो हथकंडे कांग्रेस के राज्यों के साथ और विशेषकर छत्तीसगढ़ के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये दोयम दर्जे का उनका व्यवहार है, उनका दो रंग का झंडा तो दोहरा चरित्र प्रदर्शित करता है कि बात करेंगे कुछ, काम करेंगे कुछ। आर्थिक सर्वे हम करा रहे हैं, 2011 के बाद आपने कोई सर्वे नहीं कराया, सर्वे हो जाना चाहिए था। आज आदमी बीपीएल कार्ड के लिए तरस रहा है, आवास के लिए तरस रहा है, सबके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। और छत्तीसगढ़ की सरकार तो किसानों के लिए, स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए, भूमिहीन मजदूरों के लिए, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आवास हम क्यों रोकेंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। लेकिन पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी ने आज आईना दिखाया है कि जो बार बार अमित शाह जी, बार बार केंद्रीय मंत्रीगण आ रहे हैं, मोदी जी अभी रायगढ़ आने वाले हैं, उससे पहले जरा पत्र को पढ़ लें कि किन किन सुविधाओं से आपने केवल इसलिए वंचित रखा है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा लेके जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना दोहरा चरित्र देखना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हैं, छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा हम बाद में देखते हैं, अगर जनता ने हमें मुख्यमंत्री बनाया तो हम उस मुख्यमंत्री के नाते, कांग्रेस सरकार के नाते, हमारे 71 के 71 विधायक, हमारे मंत्री तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच में है। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात करते हैं विधानसभाओं में जाकर, मुख्यमंत्री युवा संवाद भी कर रहे हैं, युवाओं से भेंट मुलाकात कर रहे हैं, खुली बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कोई मुद्दा नहीं मिला, किसी योजना पे बात नहीं कर सके तो ईडी और आईटी भेजे, ईडी आईटी से बात नहीं बनी तो योजनाओं का पैसा रोको। आज भी जीएसटी का करोड़ रुपया रुका हुआ है, कोयले रॉयल्टी का पैसा हमारा रुका हुआ है, यात्री गाड़ी कैंसिल करके आप यहाँ छत्तीसगढ़ से कोयला का दोहन कर रहे हैं, कोयला ले जा रहे हैं, लेकिन कोयले की रॉयल्टी का पैसा समय पर छत्तीसगढ़ को कभी नहीं मिलता। और उसके बाद राज्यांश जमा होने के बाद भी अगर आवास का पैसा आप रद्द कर दें, आवास का आवंटन रद्द कर दें और फिर आप आरोप लगाएं कि 16 लाख आवास नहीं बने हैं, ये दोहरी चरित्र की भूमिका है। और हम तो जनता के पास हैं, हम तो जनता के सामने हैं। और 2023 में 15 साल की तो हम बात करेंगे ही। ये जो 9 सांसद चुन के गए हैं, जिनके कारण आज बेरोजगारी, जिनके कारण आज महंगाई, जिनके कारण आज रेल की व्यवस्था ठप, बिलासपुर का हवाई अड्डा ठप, कोई भी सांसद एक काम 9 साल में बताने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, कांग्रेस ने अच्छे से समझा दिया है कि भाई हम पर जो आरोप लगते थे उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है, जो अंश है वो हमने दे दिया है, जो मकान बाकी हैं उसका आवंटन जल्द से जल्द किया जाए, चुनाव का समय है और जो 3 महीने में जो मकान बनेंगे वो एक तरीके से वोट बैंक होंगे। तो इसकी लड़ाई चल रही है और 8 लाख मकान हैं जो कि बनने हैं, बाकी हैं जिनका अंशदान दिया गया है। तो ये एक बड़ा वोट बैंक होगा और डिसाइडर भी हो सकता है ये योजना छत्तीसगढ़ के लिहाज से। बीजेपी की ओर रुख करते हैं, बीजेपी इस मुद्दे को उठाती है, प्रदर्शन करती है, प्रधानमंत्री भी इस बात को बोलते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी बोलते हैं, लेकिन अब के राज्य सरकार ने तो अपना अंश दे दिया, ऐसा दावा कर रही है। ऐसा है कि जहर अपनी जबान का ये चखना भूल जाते हैं, जहर अपनी जबान का ये चखना भूल जाते हैं, सबको परखते हैं, खुद को परखना भूल जाते हैं। ये है झूठी लबरी सरकार का नतीजा और ये एजेंडा। आज इन्होंने जैसे अभय राय जी ने जो परोसा, जो बात की आपके सामने, आप ये साफ सुथरा दिख रहा है और जनता देख रही है कितना झूठ परोस रहे हैं। मतलब उसमें बोलने में भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। आपके ही जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं टीएस बाबा जी ने ये बताइए कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से ये बोलकर कि आपने आवास योजना का पैसा, राज्यांश राशि जो अपने हिस्से की है रोक दिए है, 8 लाख मकानों की, 8 लाख आवासों की गरीबों के, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। उस विभाग से इनका मंत्री इस्तीफा दिया तो ये उस चीज को नहीं बता रहे हैं
कि क्या स्थिति थी। आज तक इन्होंने राज्यांश दिया जमा नहीं किया था, इसलिए यह स्थिति बनती थी। और आज आप देखेंगे कि बेचारी गरीबों की जो छत अब तक बन चुकी रहती, आज वो गरीबों की छत टपक रही है और चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। उसकी हाय जो है इनको इस प्रकार से लगेगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसके बाद ये बात कर रहे हैं केंद्र की राजनीति, अपनी गलती को ढाकने के लिए केंद्र के पाले में गेंद ढकेलने की जो रणनीति जो भूपेश बघेल की रही है, वही रणनीति के तहत ये कार्य कर रहे हैं। ये दोगलापन है उनका, ये उनकी जो कांग्रेस का जो दोगलापन दिखता है ना, ये उनके खून में दिखता है, डीएनए में दिखता है। वही हरकत ये फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उस मामले को इतने बड़े आंदोलन के रूप में उठाया था और हमारे साथ पूरी जितनी आवासहीन जनता जो थी, जो इन्होंने आवेदन किया था, जिनको आवास नहीं मिला था, वो पूरा आंदोलन करी थी। आज उसका रिजल्ट ये नजर आ रहा है कि अब जब सब जगह जा रहे हैं तो आज जनता पूछ रही है हमारे को आवास नहीं मिला, हमारे को आवास नहीं मिला, हमारे को आवास नहीं मिला। आज उसका जवाब ये देते नहीं बन रहे। भाई जी थोड़ा सब्र करिए, आपने जब बोला था तो मैं धैर्य से सुन रहा था, थोड़ा सा सब्र करिए। मैं भी बोल रहा हूं तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, फिर बोलिएगा। अभी तो मेरे को बोलने का मौका मिला है, आपको जितना बोलना बोलिए। तो आपने उस बात को जैसे झूठ के तरीके से परोसा, आपके मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में झूठ बोलकर, वादा खिलाफी कर वो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से पत्र लिखा है, पत्र का जवाब दे दीजिए लिखित में। कर रहे हैं ऐसा आइए जनता के बीच, जो आपने पूरा किया, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है, पूरा नहीं, तारीख सहित लिखा है। सिर्फ बोलते ना भूपेश है भरोसा है, भूपेश है तो धोखा है, ये लाइन बोल रही है जनता। भूपेश है तो धोखा है, ये स्थिति आज बन के रह गई। ये आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, जनता नहीं बोल रही है। राशि की बात करेंगे तो क्या स्थिति रही आपको बताता हूं, आंकड़े में पेश करता हूं। ऐसा है 2020-21 में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ बीपीएल परिवारों के लिए 6,48,867 आवासों निर्माण की स्वीकृति दी थी। आपने क्या किया, राज्य सरकार ने इसे घटाकर 1,57,000 आवास कर दिया, उल्टा घटाया इन्होंने, और अब लेटरबाजी कर रहे हैं। वाह भाई वाह, बड़े प्रेम पत्र में माहिर रहे होंगे, इसलिए पत्र लिख रहे हैं कि बड़े प्रेम के हिसाब से मैं ऐसा करूंगा। तो ये खुरापाती हम तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लगाम लगाइए, नफरत की दुकान नहीं चलाते भाईजान। जनता देख रही है और जनता मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। राहुल जी मोहब्बत की दुकान है, जाएंगे मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान लगाए थे और क्या स्थिति मिली ये देख लीजिए। राहुल गांधी जी बड़ी मोहब्बत की दुकान चलाए, जहां जहां गए और वो उनका सुपड़ा साफ होता चला गया, और आज वो सांसद से भी गायब हो गए हैं। आप मणिपुर में कौन सी दुकान चला रहे हैं, हरियाणा में कौन सी दुकान चालू हो रही है 2 दिन से? मोहब्बत की दुकान हरियाणा मणिपुर को देख लीजिए, जब हुए थे तब कहां थी मोहब्बत की दुकान आपकी, जरा बताइए मेरे को। है आप जो नर्स नार हुआ था वो तब आपकी मोहब्बत दुकान कहां थी, ये भी बता दीजिए। ऐसा है अच्छा कौन जानेगा कि मोहब्बत की दुकान किसके पास है, नफरत की दुकान यही हरकत वो करते रहेंगे और उसको कोई नहीं समझ सकता, ना कोई भुला सकता है। आज जनता देख रही है और जनता भुलाएगी नहीं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। ठीक है, अभय राय जी आऊंगा मैं आपके पास। एक बार हम टिप्पणी ले लेते हैं, अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल द्विवेदी जी, केवल आवास योजना का मामला नहीं है, अब चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, बताने की कोशिश ये है कि हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हमारे थ्रू हो रहा है, हमारे कारण हो रहा है। इस तरीके के श्रेय की लड़ाई में जनता का भला भी होगा, लेकिन पहले कुछ नुकसान भी हो गया है, तो दोनों का आकलन करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल मोहन जी, और 2-3 महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और 15 अक्टूबर तक आचार संहिता भी लग जानी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो लेटर अभी लिखा है प्रधानमंत्री को आवास को लेकर के, वह निश्चित तौर पर प्रदेश की जो गरीब जनता है, जो आवास चाहते हैं, उनकी चिंता का सवाल है। ये प्रदेश के मुखिया हैं, इसलिए यह चिंता स्वाभाविक है और हर राज्य का मुख्यमंत्री ये करता है। लेकिन सवाल यह है कि यह पत्र अभी क्यों लिखा गया? सब जानते हैं, जो हम देखिए जो नैतिक मजबूरी है, जो नियमों की मजबूरी है, प्रधानमंत्री को आप कोई पत्र लिखते हैं, उसका जवाब आते आते या उस पर अमल होते होते 1 से 1.5 महीना लग जाता है। अब यदि ये समय अभी इस पत्र में लगा दिया गया तो सोचिए उसके बाद क्या होगा, उसका तो आचार संहिता लग जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पत्र सीएम ने लिखा है, ये एक तरह से आवास का जो मुद्दा है जिस पर प्रदेश कांग्रेस सरकार घिरी हुई है। पहले जो 8 लाख मकान केंद्र सरकार ने दिए थे, उसका राज्यांश ये सरकार नहीं दे पाई और इसलिए केंद्र सरकार ने उन मकानों पर रोक लगा दी या उनको बनने नहीं दिया गया, जनता को वो मिल नहीं सके। बीजेपी ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया, विधानसभा भी घेरा था और उन्होंने 1 दिन का कुछ पत्र भी भरवाए गरीबों से मकान के लिए।
तो बीजेपी ने अपनी पॉलिटिक्स इस पर पूरी की है। जो चूक राज्य सरकार की थी, उस चूक का फायदा बीजेपी ने उठाने की कोशिश की है। लेकिन ये मत भूलिए कि राजनीति में शतरंज की तरह चालें चली जाती हैं। आज बीजेपी ने जरूर प्रदर्शन कर दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर ये गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है कि अब आप 8 लाख मकान ये और 7 लाख मकान आगे के अगले साल के 15 लाख मकानों को करीबन मांगने की बात हुई है। अब बीजेपी इस पर क्या स्टैंड लेती है? अगर बीजेपी कहती है कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे या राज्यांश दीजिए, राज्यांश भी दे दिया है, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे थे कि मुख्य राज्यांश दिया जा चुका है। तो 15 लाख मकान यदि गरीबों को नहीं मिलेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस मामले में बीजेपी को घेरेगी कि केंद्र सरकार को हमने पत्र लिखा और उन्होंने इस पर कोई पहल नहीं की। अब ये जरूर जनता जानती है कि भाई इसके पहले का जो मामला था वो तो राज्य सरकार के पाले में था। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने तो इस्तीफा ही ये कहते हुए दिया कि हम मकान नहीं दे पा रहे, गरीबों को आवास योजना पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दुखदाई ये है कि इतनी अच्छी योजना, आवास की ये योजना, वो गरीबों को मकान मिल नहीं सके। दूसरी एक बात जो सबसे अच्छी है वो ये कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बीच में ये संकेत दिए थे कि हम केंद्र पर निर्भर नहीं है। केंद्र सरकार यदि हमें मकान बनाने की इजाजत नहीं देती है तो हम खुद की एक योजना लागू करेंगे। शायद राजीव गांधी आवास योजना, ऐसा कुछ नाम उन्होंने रखा है। लेकिन सवाल वही है कि वो योजना भी अभी तक चालू नहीं हो पाई। उस घोषणा को हुए 6 से 8 महीने से ज्यादा हो गए। अगर आप कुछ शुरू कर देते, कुछ मकान भी लोगों को मिल जाते, तो जैसा कि विधानसभा में जवाब दिया गया है, तो उसके चलते कांग्रेस सरकार थोड़ा मजबूत स्थिति में होती। हालांकि अभी भी लेटर मुख्यमंत्री ने लिखा है और अब गेंद जो है बीजेपी के पाले में है। देखना ये होगा कि 15-20 दिन में क्या केंद्र कोई जवाब देता है या इस पर कोई बात आगे बढ़ती है तो अच्छी बात है, गरीबों को आवास मिलना शुरू हो जाएगी। गेंद भी केंद्र के पाले में है और जवाब भी अब हम बीजेपी के पाले से लेंगे। हमारे साथ तौकीर जी जुड़े हुए हैं और पूरी तैयारी से आए हैं, वो बताएंगे। तौकीर जी, आप लोग हल्ला करते रहे, वो बता दिए कोविड में थोड़ी देरी हुई है, अब चुनाव के समय में वो बोल रहे हैं कि भाई इसको जल्दी से जल्दी दे दो, हम तो अपना अंशदान दे दिए हैं, नहीं हो पाएगा तो आप लोग के ऊपर ठीकरा फूटेगा। देखिए, अपना राज्यांश इन्होंने कितना दिया ये पूरी जनता जानती है और आप लोग भी जानते हैं। लेकिन जो हिस्से के हिसाब से जिस वक्त देना था, जिस समय देना था, उस टाइम नहीं दिए। इसकी वजह से आज ये मजाक बना के रखें। आज छत्तीसगढ़ जनता को 10,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। 10,000 करोड़ जो है महंगाई के दर के हिसाब से महंगा पड़ जाएगा। ये मजाक बना के रखें। अगर ये उस वक्त दे देते तो ये जो आज वही राजनीति कर रहे हैं, फिर से देने की इनकी इच्छा नहीं है, राज्यांश देने की भी इच्छा नहीं है, सिर्फ लेटरबाजी कर रहे। देखिए, अनिल द्विवेदी जी ने वही बात कही। तो ये जो है ना, गेंद उनके केंद्र में पाने, जनता को समझ नहीं आता ना। वो तो जनता सोचेगी कि आप लोगों को चिट्ठी लिखे, चिट्ठी का जवाब आएगा, काम होगा, कब होगा, नहीं होगा, ऐसा सोचेगी जनता। देखिए, जनता बहुत सुलझी हुई है, समझदार है, और छत्तीसगढ़ जनता सीधी जरूर है लेकिन बड़ी सुलझी और समझदार है। और आज जो मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, उनको एक एक डाटा, एक एक चीज समझ में आ रही है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य बोल रहा है। आप कितना भी आप झूठे का आडंबर करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता समझ चुकी कि ये जो सरकार है झूठी लबरी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, सिर्फ भ्रष्टाचार करते चले जा रही है, योजनाओं का दूसरा नामकरण करते जा रही है। भाजपा की जो योजना है उसमें अपना नाम लगा रही है, भाजपा ने जो कार्य किया वो उसमें अपने नाम के तख्ती लगाकर उद्घाटन कर रहे हैं। ये आपने देखा कि कमल विहार जो हमने इतना अच्छा डेवलप किया था उसमें कौशल्या माता जी के नाम से लग दिया, चलो कोई बात नहीं। वीआईपी का जो रोड का नाम हमने वीआईपी रोड का हमने डेवलप किया था, उसका नाम आप किसके नाम से रखे? राजीव गांधी जी को कोई है तो बताइए, उपलब्धि बताइए। उनकी तो ये उपलब्धि थी कि वो बोलते थे कि मैं 1000 करोड़ भेजता हूं, 850 करोड़ कांग्रेसी खा जाते हैं और 150 करोड़ का लोग जनता के बीच में पहुंचता है। ये प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने एक्सेप्ट किया था। यह है कांग्रेस का डीएनए। 850 करोड़ खा गए 1000 करोड़ में। अब अंदाज लगाइए 85% खाने वाले लोग आज उनका भ्रष्टाचार नजर आ रहा है तो ईडी को घेरने चले जाते हैं, धरना देने बैठ जाते हैं। शर्म नाम की चीज बेच खाएं। ठीक है, अभय राय जी से सवाल लेता हूं। अभय राय जी, आप लोगों के पास क्या ऐसा कोई तंत्र है? आप लोग कोर ग्रुप की बैठक होती है, वहां इस पर डिस्कशन होता है कि भाई आवास को लेकर और आंदोलन तेज करें, उसके पहले मुख्यमंत्री पत्र लिख देते। कोई जासूस है लग रहा है बीजेपी का, पूरी जानकारी आपको दे देते हैं, आप लोग पहले ही दांव मार लेते हैं, नहले पे धैला दे दिए पत्र लिख के। बीजेपी की जासूसी करने की कांग्रेस को कोई आवश्यकता नहीं है मोहन भैया। बीजेपी के जो झगड़े हैं वो सड़क पे दिख रहे हैं। कितने प्रभारी बदल गए, कितने अध्यक्ष बदल गए, कितने नेता प्रतिपक्ष बदल गए, और वो 90 के 90 जो 18 के उम्मीदवार थे जिनमें 14 जीते थे, वो बायोडाटा लेके घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जासूसी की आवश्यकता नहीं है।
दूसरी बात अभी अनिल भैया ने कही, हम 18/8/2022 को मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा था, इस पत्र से पहले, जिसका जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय से आज तक नहीं आया। क्या लोकतंत्र में एक मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब पीएमओ से नहीं आना चाहिए? अगर प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं तो प्रदेश का मुखिया तो मुख्यमंत्री है, वो भी लोकतंत्र से जीत के प्रधानमंत्री बने हैं और ये भी लोकतंत्र से जीत के प्रधानमंत्री बने हैं। सिर्फ हम कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो पीएमओ जवाब नहीं देगा। और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जाएगा तो पीएमओ यहां आ जाएंगे, प्रधानमंत्री जी सभा करेंगे और सभा में भाजपा नेता के द्वारा बताए गए झूठ को जनता के बीच में बोलेंगे। तो ये तो आप अपने प्रधानमंत्री को मजाक बना रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री हंसी के पात्र बन रहे हैं। वैसे भी वो झूठ बोलने के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उनसे बड़ा फेंकू न कोई था और न कोई हुआ न कोई होगा। लबरा मुख्यमंत्री के लबरा चेलामन का बोलते समझ में आते, जनता देखा थे, तो वही स्थिति है। आज आप वही बोल रहे हैं, अभी आप राजीव जी की बात कर रहे थे, अभी वही बात कर रहे हैं, वही राय दे रहे हैं। ये जो है आप जो आदत जो डाल के रखे वही बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ऐसा है कि देश में घूमेंगे, किसी के कहने पे नहीं जाते, ऐसा प्रधानमांचमंत्री है, सक्षम है और ज्ञानी है। और आज देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी की देखेंगे तो जो 5 नंबर पे पहुंचा दिए, छोटी मोटी बात नहीं है। तो आप अंदाज लगाइए कि आपके समय में क्या स्थिति थी। आपके समय में तो 85 करोड़ खा लिया जाता था, आपके प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करते हैं, तो आप अंदाज लगाइए स्थिति है। और आप क्या बात करेंगे साहब, ऐसा है हम लोग क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या किसी को बहकाएंगे? बहका तो आप रहे हैं और झूठ बोलने की बात करते हैं, फेंकू की बात करते। सबसे बड़ा तो फेंकू आप क्या भूपेश बघेल जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी। फेंक क्या है कि मेरे पास झीरम कांड के सबूत है, झीरम घाटी के, आज तक उसको सामने नहीं ला पाए। शर्म नहीं आती उनको बोलते हुए। 56 महीने हो गए, 5 वर्ष हो गए, और रही बात अभी मोहन भैया ने प्रश्न उठाया था, अनिल द्विवेदी जी ने भी उस प्रश्न को उठाया कि राज्य सरकार की बात, राज्य सरकार सर्वे कर रही है और इस प्रदेश में कोई घर नहीं जिसके घर के ऊपर छत ना हो, एक भी घर ऐसा नहीं बचा है। ठीक है, कच्चे मकान को आप पक्का करेंगे और पक्के मकान को 2 तल्ला मकान बनाएंगे। ठीक है, बिना छत का छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है। ठीक है, ये कांग्रेस सरकार की देन है। कांग्रेस सरकार व्यक्तिपरक विकास कर रही है। बिल्कुल, चलिए आएंगे इस मुद्दे पर। अनिल जी के पास चलते हैं। ये मुद्दा तो एक मुद्दा है अनिल जी, हम क्या माने इस तरीके के मुद्दों को जो कि पिछले कुछ सालों से लगातार सुनने मिल रहे थे, लेकिन कुछ उनका निराकरण भी हो गया, धीरे धीरे पहल दोनों तरफ से हुई, और लेकिन नए सिरे से नए तरीके से वही मुद्दे चुनाव में खड़े हमें दिखाई देंगे एक दूसरे के खिलाफ। बिल्कुल मोहन जी, देखिए ये अफसोसजनक बात है कि एक जनता के विकास का मुद्दा है, गरीबों को आवाज देने की बात है, और दोनों ही राजनीतिक दलों में, दोनों ही के सरकारों में चूकें हो रही हैं। कहीं न कहीं उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, चाहे पैसे के चलते किया जा रहा हो, चाहे समय सीमा के चलते किया जा रहा हो। तो कुल मिलाकर के इससे गरीब और जनता जनार्दन का ही नुकसान है कि उसे आवाज नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, और वो बात ये है कि जिस तरह से राज्य सरकारों ने ये वादा किया कि हम आवाज देंगे, आवाज को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा अभी केंद्र को, मुझे लग रहा है बीजेपी को इसको सॉफ्ट टेरो खेलना चाहिए। सॉफ्ट टेरो का मीन्स ये होता है कि जो चरकस का तीर होता है, जब बूमरेंग हो जाता है तो वो आप पर आकर के प्रहार करता है। इसलिए बीजेपी को चाहिए, या बीजेपी के जो 9 सांसद है इस राज्य में, अगर मान लीजिए लेट हो भी गया है, मान लीजिए केंद्र राज्य सरकार की गलती रही भी होगी, राज्यांश देर से दे रही है, अब ये बीजेपी के सांसदों का भी फर्ज बनता है कि वे अलग से एक मुहिम चला करके कहीं न कहीं केंद्र सरकार पर कहें कि भाई लेट हो गए थे, आप इन मकानों के लिए राज्यांश दीजिए, इस मकान को पूरा करें, इस योजना को। और उसे में केंद्र सरकार की बीजेपी के जो सांसद है उसमें उनकी भूमिका निभानी चाहिए। कांग्रेस को भी बड़ा दिल रखते हुए इन सांसदों का सहयोग लेना चाहिए। राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। भाईजान ने ठीक कहा कि जनता समझदार हो गई है, व्हाट्सएप देखती है, फेसबुक देखती है, ट्विटर देखती है, वो सब समझ जाती है किसकी गलती कहां पर है। पर ऐसा नहीं है कि गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता है, समय अभी भी है। अगर आप 1 महीने के अंदर भी ये चीजें लागू कर दें, बीजेपी के सांसद भी अगर हेल्प करें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्री भी अगर बड़ा दिल रखते हुए दिल्ली में जाकर के बात रखें, तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है।
पिछली बार जब मोदी जी का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था और मुख्यमंत्री साथ में बैठे थे तो मैंने देखा था कि विकास योजनाओं का उद्घाटन करते हुए मोदी जी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का हाथ लेकर के उन्होंने योजनाओं को जनता के बीच आवंटित किया। तो दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बीच बीच में प्रधानमंत्री मोदी पर जब भी पाकिस्तान से अटैक हुआ तो भूपेश बघेल जी ने मोदी जी के पक्ष में खड़े हुए, उनको कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और ऐसा नहीं है कि मामला बहुत बिगड़ गया है। बीजेपी के भी सांसद बहुत विनम्र है, मेहनती है, संघर्षशील है। अगर कांग्रेस कोऑपरेट करेगी, अगर कांग्रेस अपनी तरफ से हाथ बढ़ाएगी तो वे भी इसके लिए मदद कर सकते हैं। अभी कोई लेट नहीं हुआ है और जनता सब समझती है कि किसके सहयोग से ये हमको आवास मिल रहा है, कितनी मदद से मिल रहा है। इसलिए थोड़ा समय जरूर कम है, लेकिन अगर दोनों ही राजनीतिक दल अच्छी प्रदर्शन करेंगे तो मुझे लग रहा है कि जनता का भला होगा। इसमें राजनीति को अलग रख के हमें छत्तीसगढ़ की जनता को मकान देने पर ज्यादा जोर देना चाहिए और उसके लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। लेटर के जरिए एक दूसरे पर छींटाकसी के बजाय और या एक दूसरे पर तोहमत लगाने के बजाय मिलकर काम करना चाहिए। क्या इसके लिए तैयार है? दोनों प्रवक्ताओं से एक एक करके 30-30 सेकंड में मैं जवाब ले लेता हूं। पहले अभय राय जी, सरकार आपकी है, आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी है। आखिर मकान मिलेगा तो छत्तीसगढ़ की जनता को, जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। इसमें प्रयास मिलकर करने की जरूरत है। निश्चित रूप से अनिल भैया की इस बात से मैं सहमत हूं कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपनी अपनी बातें जनता के लिए करती हैं। अगर आवास का मुद्दा है तो 9 सांसदों को सामने आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी से वो लोग बात करें और मुख्यमंत्री जी को लेकर प्रधानमंत्री जी किया जाए। इसमें कोई पार्टीगत चीजें नहीं लानी चाहिए और दोनों ही पार्टियों को, हमारे मुख्यमंत्री जी जाएं, उनके सांसद जाएं और जाके पीएमओ में बात करें, या मुख्यमंत्री जी के पत्र को आधार बनाकर 9 सांसद जाएं कि मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है, इस पे आप पहल करिए और छत्तीसगढ़ की जनता को जो बचा हुआ आवास है वो मिले और केंद्रांश जमा करे। ठीक है, सांसद कहाँ है पता ही नहीं चलता। इस तरीके के मुद्दों में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बीच लड़ाई बन जाती है। सांसदों को आगे आना चाहिए। तौकीर जी, देखिए ऐसा है, ये मुख्यमंत्री जी अपने प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं। समस्या ये सांसद है, ऐसा है, नाम भी नहीं मालूम, बताओ जनता को। ऐसा है, अरे ये तो ऐसे बोलेंगे ना, तभी तो ये स्थिति थी कि 2000 जो है 2019 के चुनाव में इनके 11 में से 2 मतलब सुपड़ा साफ हो गया था। हम लोग ने किस तरीके से जीता ये समझ में आता है। तो वो कुछ नहीं होता। ये इनके मुख्यमंत्री लबरा मुख्यमंत्री, धोखेबाज मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं सबको पता है। रही बात सांसद के पास, तो सांसद के पास इनको बोल के बुलाना पड़ेगा ना कि भाई आप सांसद जी ये बात रखिए। लेकिन ये तो ऐसा है कि विपक्षी सांसद है तो ये अपनी जो घमंड के चक्कर में उसको बुलाना भी नहीं चाहते और लेटरबाजी सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं कि मेरे को, हाँ मैंने लेटरबाजी कर दिया। अनिल जी ने यही बात कही। देखिए उनसे भी वही निष्कर्ष निकलता है कि ये सिर्फ दिखावे की राजनीति करने के लिए लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। अगर आप ऐसी बात करें तो मैं बता दूं, इसके पहले जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलके करेंगे क्या? मिलके चलने पर कुछ सोचेंगे क्या, राजनीति को अलग रखकर? नहीं तो बोले ना, उन्होंने लेटर लिखा है। हमारे पंचायती राज मंत्री जो अगर जो है इन्होंने लिखा है। देखिए पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 15 सितंबर 2021 को भी लिखा है। उसके बाद गिरिराज सिंह ने लिखा 22 अगस्त 2022 को। 16 जुलाई 2022 को भी जो इन्होंने मुख्यमंत्री को टीएस सिंहदेव ने अपनी सरकार चिट्ठी लिखी थी। ये सारी चिट्ठियों को हम लोग ने अभी सामने किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप उसको देखिए, उससे समझ में आता है कि क्या स्थिति इन्होंने बनाई थी। लेकिन ये सिर्फ बताया ना कि चिट्ठीबाजी कर ये जनता को सिर्फ धोखा देने का पुनः प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है। जनता इनके धोखे में आने वाले नहीं। ये लाख कितना भी वादा कर ले, इनको अभी 2023 के चुनाव में वोट डाल कर पटकेगी। तो इन्होंने धान, याद है ना आपको 2003 के पहले क्या स्थिति थी, धान को डुबा कर लेते थे। ये वही स्थिति आज ये भ्रष्टाचार में जैसे जेब भर रहे हैं ना, ये उस सारे भ्रष्टाचारियों को एक एक नकाब निकाल के फेंक देगी 2023 के चुनाव। ठीक है, समय की कमी है इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन लेटर पॉलिटिक्स, जैसे कि नाम से ही पॉलिटिक्स जुड़ गया है और चिट्ठी पत्री एक संवाद का माध्यम होना चाहिए, वो राजनीति का माध्यम बन रही है। उससे बचते हुए लोगों को छत मिले, इस पर ज्यादा हमने चर्चा करने की कोशिश की है। लेकिन चुनाव है और इसलिए राजनीति है कि मानती नहीं। लेकिन समय की कमी के कारण हम इस चर्चा को खत्म करते हैं। तौकीर रजा जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अभय राय जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।